इन दोनों बैलेंसेस में से ये तो आपका 100% है ना, इसे तो आपने जस्ट रिवाइज करना है या उठाना है। अब ये दोनों वाले रह गए ना, इसमें से आपने वो चीजें उठानी है सेंड अप के लिए, सिर्फ सेंड अप के लिए, जो रिपीट हो रही हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जिसका वेट ज्यादा है। दो फायदे हैं, एक तो ये कि इससे आपका सेंडर भी पास हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये है कि फिर जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रह जाएंगी आपकी प्रेप लीव के लिए। इस तरह से तैयारी करनी होती है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन में कोई सीएनएस कोई 1 महीना लगा दे तो वो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि सीवीएस में से 2 सवाल आने हैं, आप पहले सीवीएस को पकड़े और उसको 100% करें। हाँ, अगर आपके इम्पोर्टेंट में से भी कुछ रह जाता है तब भी कोई मसला नहीं है, पास आपने 50% पे ही होना है ना यार, ठीक है। और सेंडअप्स का प्रेशर और प्रॉफ का प्रेशर बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो अगर कोई खुदा ने आस्ता नहीं भी कर सका, वो इस तरह अपनी तैयारी कर सकता है, बहुत सा टाइम होता है। चलें जी, हमारे 55 हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कल आप लोगों को एमआरआई और अपेंडेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक, कोलिसिस्टेक्टमी वगैरह की समझ आ गई है। बस आप लोगों ने मुझे 2 सवालों के जवाब देने। एक सवाल ये कि जो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है उसमें हम कौन कौन से पोर्ट्स यूज करते हैं, उनकी मुझे साइट्स बता दें, कितनी पोर्ट्स यूज करते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। 4 पोर्ट्स यूज करते हैं, 2 पोर्ट्स जो है वो हम इस साइड पे यूज करते हैं, 2 इस साइड पे। अब उनकी मुझे मेजरमेंट बता दें। यहाँ वाली जो होती है वो दोनों 10 mm की होती हैं, वेरी गुड। और यहाँ वाली जो होती हैं वो दोनों 5 mm की होती हैं, ठीक है। एक अम्बिलिकल के लेवल पे होती है, एक एपिगैस्ट्रिक लेवल पे होती है, और यहाँ एक मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल पे होती है, वेरी गुड। एक सब कॉस्टल लेवल पे होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि इसके अंदर हम एक गैस डालते हैं न्यूमोपेरिटोनियम बनाने के लिए, वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्रेशर कितना इसका मेंटेन रखते हैं हम? 11 to 55 mmHg प्रेशर मेंटेन रखते हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा आप मुझे बता दें दूसरी बात, जो अपेंडेक्टमी होती है उसमें कितनी पोर्ट्स इंसर्ट करते हैं? उसमें हम 3 पोर्ट्स इंसर्ट करते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद एक ट्रोकार नीडल भी होती है, वो भी इसमें होती है, उसका भी आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि के आपसे क्या सवाल पूछा जाए। आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियर मेडिसिन में कौन सी रेज यूज होती हैं? गैमा रेज यूज होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा मुझे बताएं एमआरआई का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन सी रेज यूज होती हैं? बस ये आपका आखिरी सवाल है। एमआरआई के अंदर कौन सी रेज यूज होती हैं? कोई भी रेज यूज नहीं होती। एमआरआई के अंदर जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई का जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन होता है, और साथ में हम क्या देते हैं? कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेडियो वेव्स देते हैं, ठीक है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एमआरआई। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। चलें जी, ठीक है। अब आज हमने क्या पढ़ना है, कोई मुझे बताएगा? किसी को पता है आज का टॉपिक क्या है? जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, थोरेसिक ट्रॉमा, ठीक है। थोरेसिक का क्या मतलब है और ट्रॉमा का क्या मतलब है, यहीं से आप लोगों ने मुझे बता देना है थोरेसिक ट्रॉमा क्या होता है। शाबाश। थोरेसिक का क्या मतलब है? चेस्ट वॉल, वेरी गुड, शाबाश। थोरेक्स या चेस्ट वॉल, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या था? ट्रॉमा। तो मैंने आपको ट्रॉमा का बताया था। ट्रॉमा का क्या मतलब है? कोई भी ब्लंट इंजरी, एक्सीडेंट्स, ठीक है, वेरी गुड। कंट्यूजन, ब्रूजेस, मार्क्स, लियंस, लैसरेशंस, सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। दैट इज नोन एज ट्रॉमा। एनी हर्ट और इंजरी विच लीड्स टू क्या कहते हैं उसको? डिफेक्ट, और क्या थी वो आप लोगों की हर्ट की डेफिनेशन? उसमें इतने सारे वर्ड्स थे, क्या क्या थे? डिसेबिलिटी, यस यस, डिसमेंबरमेंट, डिसफिगरमेंट, वो सब चीजें एक्सेप्ट डेथ, वो सारी में आती हैं ट्रॉमा में, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है जी? चेस्ट वॉल।
चेस्ट है हमारे पास, और चेस्ट ट्रॉमा में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी जो ट्रॉमा से इफेक्ट करेंगी, कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं इसमें हमारे पास। इसोफिगस आ सकती है, ये जितना भी हिस्सा होगा ना ये आएगा उसके अंदर, ठीक है। उसमें क्या क्या आ सकता है, इसोफिगस आ सकती है, अयोटा आएगा, हार्ट आएगा, ठीक है। इसके नीचे ये देखो साथ में लंग्स है वो आ सकते हैं, रिब्स आ सकती हैं। इसमें ना बहुत सी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, तो वो सारी चीजें जो पढ़ी हुई हैं वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आपने मुझे रिवाइज करानी है। जो चीजें नहीं पढ़ी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। तो मुझे तुम लोगों की एक्टिव माइंड जो है ना वो चाहिए आज तक, कि आप लोग मुझे आंसर करो और हम जल्दी जल्दी उसे आगे चल के इस पूरे चैप्टर को आज इंशाल्लाह ताला फिनिश करें, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। हम ट्रॉमा किस किस का देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, एसोफेगस के लेवल पे, ट्रेकिया के लेवल पे, लेरिंग्स फेरिंग्स के लेवल पे, एओर्टा के लेवल पे, हार्ट, हार्ट के मसल्स, हार्ट की वेसल्स, लंग्स, लंग्स के जो है वो लोब्स, ठीक है। उसके अलावा प्लूरा हो सकता है, प्लूरा के साइड के ऊपर कोई कंफ्यूजन, कोई हेमरेज वगैरह हो सकता है, लीकेज हो सकती है स्टर्डम के लेवल पे और रिब केज के लेवल पे। अब रिब केज से ही स्टार्ट करते हैं। रिब केज के लेवल पे बेटा जनरल और सिस्टमिक दोनों में एक जैसा, जहां से मर्जी कर लो, जनरल से कर लोगे तो सिस्टमिक कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, जो है ना आपका रिब केज के लेवल के ऊपर मैंने आपको एक बताया था ट्रोमा, उसका एफ से नाम था, वो बताइए मुझे जल्दी से क्या होता है, यहीं पे आपको बता देते हैं। कोई मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर मोर देन वन साइड के ऊपर इंजरीज होती हैं। वेरी गुड, शाबाश, फ्लैल चेस्ट, ठीक हो गया। फिर अब हमारे पास आ जाते हैं लंग्स के लेवल पे। लंग्स के लेवल पे मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, एक बताया था न्यूमो और एक बताया था हीमो। ये दोनों क्या है, नीमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स। जल्दी से बताएं नीमो में क्या होता है और हीमो में क्या होता है, इसकी भी मैंने आपको थोड़ी सी डेफिनेशन और थोड़े से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताए थे। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर पेरिकार्डियम के लेवल पे या हार्ट के लेवल पे कोई इंजरी होगी, लीकेज हो सकती है ब्लड की, या प्रेशर आ सकता है लंग से, तो क्या हो सकता है, डिक्रीज होगी कार्डिक आउटपुट, ब्लड की लीकेज हो सकती है। कर दिया, यस, ठीक है। वेरी गुड, टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। वेरी गुड, शाबाश। कार्डिक टेम्पोनेट का भी मैंने आपको बताया था, वो हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड। लंग्स के लेवल के ऊपर फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। एसोफेगस ट्रेकिया के लेवल पे क्या हो सकता है, फिस्टुला बन सकता है, डेविएट कर सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा जो एयरवेज हैं, एल्वुलाइज वगैरह है, उनके लेवल पे क्या हो सकता है, डिक्रीज एयरवे हो सकती है, एल्वुलाई बर्स्ट कर सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। वेरी गुड। हेमरेज हो सकता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। टेलेक्टेसिस हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, तो वो सारी चीजें जो आपने पीछे पढ़ी हैं उन सबको हमने रिवाइज करना है और रिवाइज करके देखना है, ठीक है। चले जी, ये थोड़ी सी एनाटमी है, जिन बच्चों को नहीं आती उन बच्चों को रिवाइज कराने के लिए, कि ये देखें ये थोड़ी सी एनाटमी है आपकी, जिसमें ये आपके कुछ मसल्स हैं, ठीक है ना, और ये रिब्स हैं, इस तरह से ये अटैच हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा जूम करके इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से मसल्स आते हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपको पता चले ड्यूरिंग द हेमरेज, ड्यूरिंग टीयर, कौन कौन से मसल्स टीयर हुए हैं। ये तो आपने बचपन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आप छोटे थे, बच्चे थे, नन्हे मुन्ने, खुश होते थे कि हम एमबीबीएस में आ गए हैं, प्यार प्यार से आप लोग जो है वो कोट पहनते थे, ऐसे जाते थे, और अब तुम लोगों को पता ही नहीं होता, तुम लोगों का ओवरऑल की तरह, कोट की तरह, और बस मजबूरी में जा रहे होते हो पढ़ने, अटेंडेंस लगाने। कभी तो कोई अटेंडेंस भी नहीं लगाता, ऐसे ही है, पैसे दे के अटेंडेंस लगवा लेते हो। लेकिन ये है कि अब वही बात है ना, मंजिल करीब आ गई है, तो जो है वो जज्बा और जुनून कम होता गया है, जो कि नेचुरल फैक्ट है। मुझे बताओ, अगर जज्बा और जुनून उतना ही रहे जितना आप लोगों का फर्स्ट डे था, तो फिर तो सारे मंजिल की तरफ पहुंच जाए। यही तो गेम होती है, किस्मत की भी और इंसान की भी है, कि जब मंजिल के करीब वो पहुंचता है तो जिसका जज्बा और जुनून मेंटेन रहता है वो पहुंच जाता है, जिसका जज्बा और जुनून डगमगा जाता है, ठंडा हो जाता है, वो भाग जाता है, ठीक है। तो ये हर लेवल के ऊपर गेम है, सिर्फ इंसान ही गेम नहीं खेलते, किस्मत भी गेम खेलती है, ठीक है। बिल्कुल, ये लाइफ का पार्ट है, ठीक है ना जी। अच्छा,
तो इस चीज को ध्यान में रखो, इस चीज पे गौर फिक्र करो, ये आज के लिए आपका लेसन भी है। अच्छा, ये देखो जी, यहाँ पे कौन से मसल्स आते हैं, ये प्लेटिज्मा मसल, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, ऊपर वाली लेयर है मेजर की, नीचे वाली लेयर माइनर की, साथ में यहाँ पे आता है सेरेटस एंटीरियर, बैक साइड पे आएगा ट्रेपीजियस, फिर यहाँ रेक्टल मसल्स आ जाते हैं एब्डोमिनस के लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके नीचे अगर हम जाएं तो इंटरकॉस्टल स्पेसेस के दरमियान एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल स्पेसेस मसल्स आएंगे उसके अंदर, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ये सारे मसल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के रिवाइज करने के लिए यहाँ पे लिखे थे कि ड्यूरिंग ट्रॉमा या रप्चर आपको पता होना चाहिए एज अ सर्जन कि कौन कौन से मसल्स टीयर हो रहे हैं और उसके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, और उसके साथ नर्व सप्लाई वगैरह। ये देखें, ये आपके लंग्स की थोड़ी सी एनाटॉमी है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बाहर पेराइटल प्लूरा, ठीक है, मैं ये वाला ले लेती हूँ। ये आपके पास क्या है, पेराइटल प्लूरा, अंदर वाला क्या है, विजरल प्लूरा, विजरल विजरा को कवर करता है, पेराइटल बाहर वाली लेयर को कवर करता है। इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लूरल स्पेस है, ठीक है। अंदर क्या है, लंग टिश्यू है, ठीक है। इन दोनों का प्रेशर कितना होता है, -4 mmHg। ये आपके पास क्या है, मेडिएस्टिनम, ठीक है जी। और ये क्या है, आपकी डायफ्राम, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास उसके आगे फर्दर कुछ एनाटॉमी है, वो ये देखो, ये आपके ब्रोंकियोल्स हैं, वो आगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से आगे जो है वो एल्विलाई बनाते हैं, एल्विलाई के अंदर एल्विलर सैक्स और एल्विलर डक्ट्स होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? कोई ऐसा बच्चा है जिससे ना आता और उसको रिवाइज हो गया हो? अगर अभी भी नहीं हुआ तो बता दे, ठीक है जी। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। इसके अंदर सिर्फ यही डेफिनेशन लिखी हुई है, हमने काफी पढ़ भी ली है कि चेस्ट ट्रॉमा जो है डेवलप्ड कंट्रीज में 20 to 25% ओवरऑल ट्रॉमास में से होते हैं और मेजर डेथ्स होती हैं। अब मुझे बताएं कि इसने ऐसा क्यों कहा कि जो मेजर सडन डेथ्स होती हैं चेस्ट ट्रॉमा की वजह से होती है, लेग ट्रॉमा की वजह से क्यों नहीं होती, हेड ट्रॉमा की वजह से क्यों नहीं होती, आर्म के ट्रॉमा की वजह से, लिम्स के ट्रॉमा, ट्रंक के ट्रॉमा की वजह से क्यों नहीं होती, चेस्ट ट्रॉमा की ही वजह से क्यों होती है? कोई मुझे इसका आंसर दे। शाबाश। मेजर ऑर्गन होता है इसके अंदर, कौन सा मेजर ऑर्गन हमारा होता है जी, वाइटल ऑर्गन कौन सा होता है? यस, हार्ट होता है। जो तुम लोगों का टूट जाए तो तुम लोगों का पेपर भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये भी आप लोगों का एक माइनर एक्सीडेंट, माइनर डेथ होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या होता है, सडन कार्डिक फेलियर हो सकता है, सडन कार्डिक अरेस्ट हो सकती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकती है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो देखते देखते टुन और ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। चलें जी, अब हमने ऑलरेडी वैसे पीछे देख ली है, इसे जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं कि कौन कौन सी एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस हमने देखनी है बीइंग अ सर्जन। चेस्ट वॉल और उसके मसल्स देखने हैं, प्लूरल स्पेस देखनी है जिसमें मैंने आपको हीमोनीमोथोरेक्स का बता दिया है, और कोई एब्डोमिनल विजरा की इंजरी जिसे हम ट्रोमेटिक डायफ्राग्मेटिक रप्चर कहेंगे, लंग पेरेन्काइमा की कोई कंट्यूजन हो सकती है, हेमाटोमा लेसरेशन हो सकती है, मेडिएस्टिनम के लेवल पे हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, पैथोफिजियोलॉजी है, वही चीज के किस किस तरीके से जो है वो डेथ होगी या फिर ट्रॉमा हो सकता है। हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है ना। हाइपोक्सिया कैसे होगा, इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ द टिश्यूज, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, ठीक है, परफ्यूजन की वजह से। और उसके अलावा हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन कम जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगी, एसिडोसिस हो सकती है। ये आप लोगों ने एसिडोसिस एल्कलोसिस में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर उसके अलावा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग आगे हमने देखनी है इंजरीज होती हैं, जिसमें आपको दो तो ऑलरेडी मोटी मोटी पता है, नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, ठीक है। फिर उसके आगे टाइप्स हैं, ओपन नीमोथोरेक्स, मैसिव हीमोथोरेक्स, फ्लायर चेस्ट, कार्डिक टेम्पनेट और टेंशन नीमोथोरेक्स, ठीक है। ये सारी चीजें भी जो है पैथोफिजियोलॉजी में आती हैं। और उसके अलावा ये तो लीथल है ना, कुछ छुपी हुई भी होती हैं, ठीक है, वो भी आपकी पैथोफिजियोलॉजी में आती हैं ऑफ दी थोरेसिक ट्रॉमा, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होंगी, कोई थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन हो सकती है, ट्रेक्योब्रोंकियल डिस्ट्रप्शन, मायोकार्डियल कंट्यूजन, ट्रोमेटिक डायफ्राग्मेटिक टियर,
ये सारी मुश्किल लग रही है, अभी आगे हमने डिटेल में करनी है, ठीक है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले आपने ये बताना है कि हम अगर एक पेशेंट हमारे पास जनरली एज अ सर्जन, हम अभी इंशाल्लाह कुछ ही मंथ्स में बैठेंगे, तो एज अ सर्जन अगर कोई पेशेंट हमारे पास थोरेसिक ट्रॉमा के पेशेंट, थोरेसिक ट्रॉमा के इंजरी के साथ आ जाता है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मुझे जल्दी से बताइएगा, 2 सेकंड के अंदर अंदर ATLS प्रोटोकॉल फॉलो करना है। उसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, शाबाश, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी। उसमें सबसे पहले आप क्या चेक करोगे जी, एयरवे चेक करोगे, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। और इस सब के दौरान आपने क्या क्या करना है, मैंने आपको बताया था, आपने एयरवे चेक करनी है, साथ सर्वाइकल स्पाइन चेक करनी है। अगर एयरवे सर्वाइकल स्पाइन नहीं आ रही तो आप कुछ मैनूवर्स करोगे, जिसका मैंने आपको डिटेल में बताया था, शाबाश। वो कौन कौन से मैनूवर्स हैं, कोई बताएगा मुझे? एक इंट्यूबेशन का मैनूवर है, एक जॉ और चिन लिफ्ट, ये सारा है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रीथिंग, वेंटिलेशन आपने चेक करनी है, सर्कुलेशन चेक करनी है, ठीक है जी। उस दौरान में आप इंट्यूबेशन कर सकते हो, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल सकते हो, अगर इंट्यूबेशन नहीं हो सकती ओरोफ्रेंजल, ठीक है। और फिर मैंने आपको इंट्यूबेट करने का तरीका भी बताया था, आई होप आता होगा आपको, भूला नहीं गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें करोगे आप उस लेवल के ऊपर, ठीक है। रिसैसिटेशन वाली जितनी भी है वो करेंगे, और उसके बाद फिर इन कंडीशंस को लाइफ थ्रेटनिंग आप आइडेंटिफाई करोगे और एज अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट करोगे। तो स्टार्ट करें जी अपना मुश्किल वाला काम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है उसमें सबसे पहले क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है, टंग की वजह से हो सकती है, एवल्स्ड टीथ की वजह से, डेंचर सिक्रीशंस, कोई ब्लड, कोई हेमाटोमा, कोई इंजरी, कंट्यूजन, लेसरेशन, इन सब चीजों की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब उस दौरान में आपने क्या करना है, कोई कार्टिलेज, कोई थायराइड कार्टिलेज, रिकॉइड, इन सब की वजह से हो सकती है। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर पहले तो देखना है कि एयर जो है वो आ रही है नहीं आ रही। जाहिर है जब उसकी ब्रीदिंग सही नहीं होगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होगी, तो आपने क्या करना है, वही आपके मैनूवर जो है, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, ओरोफ्रेंजियल एयरवे, अगर ये सब नहीं हो सकते, अगर ओरोफ्रेंजियल एयरवे नहीं हो सकती, फिर आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करोगे, इंट्यूबेशन करोगे, या आप ट्रेकियोस्टमी कर सकते हो, या आप क्रिकोथायरॉयडेक्टमी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपने प्रोसीजर्स करने हैं। क्यों करने हैं? आपने क्या करने के लिए, एयरवे को मेंटेन करने के लिए। ये देखो, ये प्रोसीजर्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, एयरवे को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको ETT का भी पता है, आपको ओरोफ्रेंजियल का भी पता है। बेटा यार, ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं आयशा, मेरे प्यारे बच्चे। फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड थर्ड में हमने नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, फ्लायल चेस्ट, कार्डिक टेम्पोनेट मैनूवर्स किए थे, इसीलिए मैंने स्पीड तेज रखी है प्यारे बच्चे, ठीक है। मैं फिर भी स्लो कर देती हूँ, ठीक है। ओरोफ्रेंजियल कहाँ पे है, ये देखो, ये ओरोफ्रेंजियल एयरवे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि ये सारे जो है ना आपके पास कौन से प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स है, ये हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, एयरवे को बहाल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, कौन से ब्लू में भाई, ये ब्लू में वही ही लिखा हुआ है कि थोरेसिक ट्रॉमा की मैनेजमेंट ये है कि हम सिंपल इंटरवेंशन से शुरू करें, नीडल डिकम्प्रेशन एंड चेस्ट ट्यूब इंटरवेंशन, ये आगे मैं आपको बताऊंगी, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। कुछ है ऐसे जिसके अंदर हमने नीडल डीकम्प्रेशन करनी होती है और साथ में चेस्ट इंट्यूबेशन करनी होती है, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपको जब बताऊंगी तो फिर हम इसे रिपीट कर लेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि आपने वो मैनूवर्स या प्रोसीजर्स देखे हैं। एक हमारा प्रोसीजर रहता था क्रिकोथेराडोटमी। क्रिकोथेराडोटमी का ये देखें जी प्रोसीजर है, छोटा सा इसको किया हुआ है समराइज, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है उसको, क्लियरली मार्किंग के लिए आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है नेक के लेवल को असेस करने के लिए। किसको, ये देखो किसको हम असेस कर रहे हैं, ट्रेकिया को असेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लेरिंग्स को जो है वो इमोबिलाइज करना है अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ। क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन को आपने पैल्पेट करना है अपने ये इस वाली फिंगर के साथ, ठीक है।
है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक छोटी सी इंसिजन करनी है, ठीक है, एक मिड लाइन, ये देखो मिड लाइन इंसिजन करनी है उसके अंदर, ठीक है, और फिर आपने पैल्पेट करना है मेम्ब्रेन को थ्रू द स्किन, कंफर्म करने के लिए अपनी एनाटॉमी के आपने सही इंसाइज किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक लेस देन 1 सेंटीमीटर आपने क्या करनी है, इस तरह से हॉरिजेंटल इंसिजन, ठीक है जी। और इस इंसिजन से फिर आपने इसके अंदर क्या एंटर करना है, क्या डालना है, आपने इसके अंदर ट्रेकियल हुक डालनी है इस ओपनिंग के अंदर, और उसको रोटेट करना है व्हाइल ग्रास्पिंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर आपने असिस्टेंट को जो है प्रोवाइड करना है अपवर्ड ट्रैक्शन ऑन दी हुक, ये देखो इस तरह से ये उसके अंदर ये नीडल डाल रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको अपवर्ड ऐसे अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। जब उसको इंसर्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या डालनी है, जो ट्यूब है, अब आपको पता चल गया है कि हमारी पोजीशन ठीक है। एक बच्ची ने पूछा, बल्कि एक बच्ची ने नहीं, हमारे गैलेक्सी आईफोन वाले भाई ने पूछा कि कंफर्म कैसे करेंगे मेम्ब्रेन को। तो बेटा सबसे पहले तो हमने एक्सटेंड करके एनाटॉमी को कंफर्म किया, ठीक है, पीछे से लैरिंग्स को दबाया, ट्रेकिया को देखा, पैल्पेट करके देखा। पैल्पेट करने के बाद जब हमने इंसिजन देखी है, इंसिजन करके फिर हमने पैल्पेट को मेम्ब्रेन पैल्पेट किया है, मेम्ब्रेन को स्किन के लेवल के ऊपर। जब हम नीचे देखेंगे और ऊपर भी देखेंगे तो हम पैल्पेट करके अपने एक्सपीरियंस के साथ पता लगा सकते हैं कि ये जो है क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन ही है या नहीं, ठीक है। अगर क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन नहीं होगी तो नीचे से हमें कोई और स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाएगा, लेरिंग्स का स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाएगा, या ट्रेकिया के साइड पर लेवल पे नजर आना शुरू हो जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। उसके अंदर फिर साथ में थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है, वो भी, ठीक है। सर्जिकल एयरवे किस चीज को कह रहे हैं नूर इलाही? बेटा सर्जिकल एयरवे का मतलब होता है जो हम इंटरवेंशन करके, कोई हम मैनूवर करके जो एयरवे को बहाल करते हैं, वो सर्जिकल एयरवे कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, हमने ट्यूब प्लेस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने उसको इंसर्ट कर दिया, प्लेस कर दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, केयरफुली रिमूव द ट्रोसस डायलेटर जो हमने डाला हुआ था उसको रिमूव किया, ठीक है। और उसके बाद वही जिस तरह आप ट्रेक्योस्टमी ट्यूब डालते हैं उसी तरह उसके साथ ट्यूब अटैच कर देनी है, और वो आपके पास क्या हो जाएगी, क्रिकोथायरॉयडोटमी, ठीक है। इसके स्टेप्स आपको याद करने हैं सिस्टेमिक सर्जरी के लिए। जनरल सर्जरी के लेवल के ऊपर इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिस्टेमिक सर्जरी के लेवल के ऊपर इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है जी कि सर्जिकल एयरवे की एग्जांपल, बेटा ये जो आप ईटीटी ट्यूब डाल रहे होते हो, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाल रहे होते हो, क्रिकोथायरॉयडोटमी डाल रहे होते हो, ये सारे आपके पास क्या हैं, ये आपके पास सर्जिकल एयरवेज ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्रिकोथायरॉयडोटमी का मैं आपको बताने लगी थी कि इसमें सिर्फ ये फर्क है कि ये क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के लेवल के ऊपर हम इंसर्ट करते हैं, जस्ट ये फर्क है इसका ट्रेकियोस्टमी ट्यूब या फिर ईटीटी ट्यूब के लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ईटी ट्यूब एंडोट्रेकियल के लेवल पे होती है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है वो ट्रेकिया से पास करवाते हैं, और ये क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के लेवल के ऊपर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, कहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे आईफोन बच्चे, कितना फनी लगता है ना आईफोन का ना। अच्छा, ये देखो क्या है, कहाँ पर लिखा हुआ है सर्जिकल, देख लेते हैं अभी आप क्या कहना चाह रहे हो, सर्जिकल एयरवे। अच्छा, सर्जिकल एयरवे का बेटा यही मतलब है, वही मैं आपको कह रही थी। ये देखो इन्होंने ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो हम सर्जिकली ईटीटी डाल के या फिर क्रिकोथायरॉयडोटमी या ट्रेकियोस्टमी करके, अच्छा चलो ईटीटी भी इसके अंदर नहीं डालो, मुझे बताएं हमने अभी जो पीछे क्रिकोथायरॉयडोटमी की उसमें हमने इंसिजन की ये वही है उस लेवल, वही लिखा हुआ है आपके फ्लो चार्ट में भी, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो उसमें आपने क्या की, इंसिजन की, बिल्कुल, तो वो आपकी क्या होगी, सर्जिकल एयरवे, ठीक है। अच्छा, ये वही लिखा हुआ है क्रिकोथायरॉयडोटमी और उसके अलावा ट्रेकियोस्टमी, ये आगे इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे वाली डिटेल आपके लिए नहीं है, उसमें कुछ लिखा भी नहीं हुआ, ठीक है जी। उसमें बस वो लिखा हुआ है कि किस किस तरह से कर सकते हैं, नीडल से कर सकते हैं या फिर सर्जिकल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चले, हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
ठीक है, नहीं समझ आए तो पूछ लें। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गई हमारी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है? टेंशन नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स का तो मतलब समझ आ गया ना कि नीमोथोरेक्स क्या होती है। अब टेंशन नीमोथोरेक्स को समझ लें कि वो क्या होती है। टेंशन से क्या होता है बच्चे को या स्टूडेंट के लेवल के ऊपर टेंशन से क्या होता है। कुछ बच्चों को अगर मेनूवर्स नहीं आते तो यहाँ से मैंने ऐड किए मेनूवर्स भी देख सकते हैं। ये देखो, ये हमारा चिन लिफ्ट का मेनूवर है, ठीक है। ये जॉ थर्स्ट का मेनूवर है, इस तरह से करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये ईटीटी जो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है कि पहले आपने उसकी पोजीशन साइज वगैरह देखना है, फिर आप उसको इस तरह से डालते हो, फिर उसे रोटेट करते हो 180 डिग्री के लेवल के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके साथ सक्शन ऐड कर देते हो। याद आ रहा है ना कुछ? ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लोगों को पता है ये सक्शन मशीन्स है, सो जो साथ हम जो है उसकी सक्शन करते रहते हैं ताकि कोई म्यूकस कोई फ्लूइड वगैरह है उसे एस्पायरेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं टेंशन नीमोथोरेक्स की। बेटा मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी आपको, आप टेंशन ना लें, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। ये जो नीमो हिमो वगैरह वाले आते हैं ना, ये सिनेरियो की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। मैं आपको सिनेरियो की फॉर्म में, मैंने तो अभी, आप लोग आजकल जो है वो थोड़ा सा शुरू हुए हो ना पढ़ना, तो आप लोगों ने अब एमसीक्यूज के आंसर शुरू किए, मैं अब आपको साथ एससीक्यूज भी भेजा करूंगी सिनेरियो की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो मैं बताई थी कि यस नीमोथोरेक्स का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। टेंशन नीमोथोरेक्स, उसको टेंशन होनी शुरू हो जाती है और वो बेचारा हार मान के छोटे से साइज में हो जाता है, परेशान हाल हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास और कोलैप्स कर जाता है। उसको कहते हैं टेंशन नीमोथोरेक्स। अब कैसे कोलैप्स करेगा मुझे बताएं कि टेंशन नीमोथोरेक्स इज एन इमरजेंसी हाउ। लंग्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जो उसको बरकरार रख रही होती है, जो उसका खाना पीना होती है, जो उसकी जिंदगी होती है? क्या होती है वो? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? शाबाश, एयर। वेरी गुड यार, तुम लोग तो इतने जीनियस हो। तो अगर उस बेचारे से एयर ही छीनी जाएगी तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तो बेचारा मर जाएगा। ऐसा ही है, यही होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि ये जो आप लोगों की प्लूरल कैविटी है ना, ये उसकी सारी की सारी एयर उससे छीन लेती है, ठीक है। उस बिल्कुल मरियम आप सही कह रही हैं, लाइक का बलून फुस हो जाता है, बलून उसके अंदर से सारी हवा निकल जाती है और वो सारी हवा कौन ले रहा होता है? प्लूरल कैविटी ले लेती है, उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है हवा। अब प्लूरल कैविटी के अंदर भी हवा आना कोई नॉर्मल फिनोमिना नहीं है, वो मजबूरी में उसके अंदर चली गई है, उस पर एक बोझ बन गया। अचानक से बलून फटा है और सारी हवा उसके अंदर आ गई है, सारा प्रेशर उसके ऊपर आ गया, सारा बोझ उसके ऊपर आ गया। अब जब उसने ये बोझ उठाना था तो उसने लंग्स को धक्के मार के छोटे साइज में तो करना था, ठीक है। क्या हुआ? लंग्स कोलैप्स कर गए, ठीक है। अब जब लंग्स कोलैप्स किए तो ये जो प्लूरल कैविटी थी, लंग का तो सिस्टम है ना कि यहाँ से एयर आ रही है तो दूसरी तरफ से वापस भी जा रही है, ठीक है। लेकिन प्लूरल कैविटी का सिस्टम तो लंग जैसा हो ही नहीं सकता। अब इसके अंदर एयर आ तो गई, अब वापस नहीं जा सकती, ठीक है। सो दिस इज नोन एज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। बच्चों थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ आया टेंशन न्यूमोथोरेक्स का? मैंने कोशिश की आपको आसान लफ्जों में समझा सकूं, ठीक है। अच्छा, अब इसको लेकर आते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका क्या मतलब है? वेरी गुड आमिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वन वे वाल्व, ठीक है। एयर लीक कर जाती है आउटसाइड ऑफ द लंग, किस में? प्लूरल कैविटी के अंदर, और वहां पे जाके ट्रैप कर जाती है, इनएबल टू एक्सपायर, वापस बाहर नहीं आ सकती। चेस्ट एक्सरे पे हमें क्या नजर आएगा? इंटायर लंग कोलैप्स होगा, डायफ्राम डिप्रेशन, ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ इट्स डोम, मेडिएशनल शिफ्ट। और इसके अलावा एक और चीज इसके अंदर आती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, एक और चीज आती है कि ट्रेकिया भी जो है वो डेविएट कर जाता है, ठीक है। ट्रेकिया भी क्या करता है? डेविएट कर जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक फाइंडिंग होगी किसकी? टेंशन न्यूमोथोरेक्स की, ठीक है। इसके अंदर देखो लिखा होगा ट्रेकिया इज पुश्ड टू द राइट, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये है सारा टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। अब अगर आप अपने लेवल पे देखो तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, ठीक है।
अब ट्रेकिया इस राइट साइड के ऊपर क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा एयर आ गई है, यहाँ पे जो है वो एयर इतनी ज्यादा प्लूरल कैविटी में आ गई है, उसने एक तो लंग्स को छोटा सा कर दिया, कोलैप्स कर दिया है, साथ ही इसने ट्रेकिया को भी उस तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया। ऐसे ही है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास ट्रेकिया की फाइंडिंग आती है, दूसरी फाइंडिंग ये है कि जो लंग्स है वो कोलैप्स हमें छोटे साइज में इस तरह से नजर आता है, ये देखो, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे हमें जो है वो डार्क ब्लैक कलर की एयर नजर आएगी, ठीक है। डायफ्राम का लोअर बॉर्डर भी जो है वो हमें नहीं नजर आएगा, उड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल जी, एपेक्स स्पीड भी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों ने समझ लिए हैं डेफिनेशंस या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, टेंशन निमोथोरेक्स के, और मैकेनिज्म भी समझ लिए, ठीक है जी। ट्रेकिया टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट करेगा, बिल्कुल आयशा, नॉर्मल, जो नॉर्मल हेल्दी साइड होगी उसकी तरफ डेविएट करेगा, ठीक है। चलें जी, अब इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है, क्या हमारी बुक कहती है, वही चीजें उसे रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। ब्लंट इंजरी है, ठीक है, इमरजेंसी है, इसके अंदर हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है, सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वन वे वाल्व मैकेनिज्म है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब प्रेशर की वजह से ट्रेकियल शिफ्ट होती है और किंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स भी होती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज कर सकता है टू हार्ट। जाहिर है सिर्फ ट्रेकिया पे ये इफेक्ट नहीं आएगा, दिल पर भी इफेक्ट आएगा, मेडिएस्टनम पर भी इफेक्ट आएगा, हार्ट के फ्लो पे भी इफेक्ट आएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो सकती है जिसकी वजह से नेक वेन्स इंगोस्ट कर जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा बैक फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा क्यों हुआ, क्योंकि जो बेचारा लंग्स का काम था वो बेचारा उससे छिन गया और उसकी वजह से क्या हुआ, सारा का सारा उसके इर्द गिर्द का निजाम धर्म भरम हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर खुदा ने खास्ता डेथ होती है तो वो किस वजह से होगी, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की वजह से होगी, डिक्रीज कार्डियक सडन आउटपुट एंड दैट्स विल लीड टू दी शट डाउन एंड कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ठीक है। आवाज क्यों कट रही है, सबको आवाज कट के आ रही है, सिर्फ आपको ही आ रही है? ठीक है जी, अच्छा, कोई होगा बीच में मसला, चले ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जी, टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, हाइपोटेंशन, नेक वेन्स इंगोज्ड होंगी, वही सारे जो आपने मुझे ऑलरेडी बता दिए हैं। ट्रेकिया एक साइड पर शिफ्ट करेगा, अफेक्टेड साइड के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले दिनों ये भी बताया था कि नीमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स में आवाज कैसी आएगी, मुझे कौन बताएगा जल्दी से। नीमोथोरेक्स में हाइपर रेजोनेंट आएगी या हाइपो, और जो है हीमोथोरेक्स में उसमें, और दोनों में ब्रेथ साउंड्स आएंगी या नहीं? शाबाश, तुम लोगों को बताया था, वेरी गुड, शाबाश। नीमोथोरेक्स जहां पे एयर होगी वहां पे हाइपर रेजोनेंट आएगी, और जो दूसरी हीमोथोरेक्स है उसके अंदर डल साउंड आएगी, वेरी गुड, शाबाश। और दोनों में ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट होंगी ऑस्कल्टेशन के ऊपर, शाबाश, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, नीमोथोरेक्स है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, वहां पे कोई ब्रेथ साउंड्स नहीं आएंगी, हाइपर रेजोनेंट होगी परकशन के ऊपर, और साइनोसिस भी हो सकती है। अब मुझे कौन बताएगा जल्दी से, साइनोसिस क्यों होती है इसके अंदर? शाबाश, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की वजह से, ठीक है, वेरी गुड, हाइपोक्सिया की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आपने मैनेज किस तरह से करना है, यहाँ पे आपके उस सवाल का जवाब है जो उसने वो ब्लू कलर की लाइन में लिखा हुआ था थोरेसिक ट्रॉमा की मैनेजमेंट के अंदर, कि आपने इसके अंदर क्या करना है। चलो सारी बातें छोड़ो, मुझे अब आपने बताना है चेस्ट ट्यूब से पहले क्या करेंगे, मुझे आपने बताना है कि ये जो गुब्बारा था ये तो फट गया, यहाँ पे गुब्बारा बनना शुरू हो गया, अब इस गुब्बारे को किस तरह से फाड़ोगे? गुब्बारे आमतौर पे तुम लोग किस तरह से फाड़ते हो? वेरी गुड आबिदा, बहुत अच्छे गुब्बारे फाड़ती है, इसीलिए आबिदा ने सबसे पहले आंसर किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इम्प्रेसिव, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या कर देनी है, सुई मार देनी है। इंटरेस्टिंग है ना सर्जरी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे सुइयां मार देनी है, सुई मारने से क्या होगा, हवा निकल जाएगी, और बेचारा ये जो छोटू सा छुप के बैठा हुआ था लंग, इसको भी सुकून आ जाएगा, और ये जो एयर है वन वेल बनी हुई थी इसको भी सुकून आ जाएगा, और बेचारे इंसान को भी सुकून आ जाएगा, ठीक है। तो ये सुकून अब आपने कैसे देना है, ये देखो। सेकंड किस लेवल के ऊपर आपने इसको करना है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो।
थर्ड रिब के लेवल के ऊपर आपने नीडल इंसर्ट करनी है, ठीक है, और सेकंड इंटरकोस्टल लेवल के ऊपर, बिल्कुल जी, सेकंड इंटरकोस्टल लेवल के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हैं, 1 नीडल भी कर सकते हैं या 2-3 नीडल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन से लेवल के ऊपर, यहाँ से आपने देखना है आइडियली मिड क्लेविकुलर लाइन, ये देखो इतना प्यारा सा इसका क्लेविकल है, यहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, नीडल डीकम्प्रेशन, ठीक है, नीडल इंसर्ट करनी है और उससे क्या करवानी है, कंप्रेशन। नीडल कंप्रेशन से क्या होगा, एयर जो है वो नीडल से एस्केप कर जाएगी और उससे आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये सही प्लूरल कैविटी में घुसी है, ठीक है। और इसके अलावा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, फिर चेस्ट ट्यूब डालनी है, ठीक है। अच्छा, अब चेस्ट ट्यूब डालने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर एनाटॉमी होती है, प्रॉपर पोजीशन होती है, वो आपको हम डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। वेरी गुड जी, मरियम बिल्कुल सही कह रही है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर डालते हैं। ये उसकी समरी है टेंशन न्यूमोथोरेक्स की। टेंशन न्यूमोथोरेक्स का सिनेरियो भी आता है, एक पेशेंट है ब्लंट ट्रॉमा इंजरी के साथ आया है, टेकिकार्डिया है, हिपोक्सिक है, ये उसके सिम्टम्स है, नेक वेन्स इंगॉर्ज्ड है, ट्रेकिया शिफ्टेड टू अपोजिट साइड, ये उसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। तो बताएं कि आप क्या उसका डायग्नोसिस बनेगा और उसे किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो पूछ रहा था उससे भी समझ आ गई है, ठीक है। ये एक छोटा सा समराइज सा इन्होंने बनाया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, ट्रेकियल शिफ्ट हो सकता है, बेचारे दिल को भी मसला होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है प्लूरा जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा एयर हो जाएगी, ये वाला लंग बेचारा इतना छोटा सा हो जाएगा, रोना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, नीडल डीकम्प्रेशन से या फिर चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन से, ठीक है। बिल्कुल हार्ट सुसाइड करने लगा, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, के चेस्ट ट्यूब किस तरह से डालते हैं, यहीं पे सीख लेते हैं। चेस्ट ट्यूब किस तरह से डालते हैं जी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस आपने देखनी है सबसे पहले, ठीक है। फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस देखने के बाद मिड एक्सिलरी लाइन, ये देखो मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल के ऊपर आपने क्या करना है, एक छोटी सी इंसिजन करनी है, थोड़ी सी डिटेल में, ये देखो मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल के ऊपर आपने एक इंसिजन करनी है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल इंसिजन करनी है, ठीक है। उसके अंदर आप कुछ मसल्स को कट करते हो, कौन से मसल्स को कट करते हो आपके एंड ऑफ द चैप्टर के ऊपर वैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन हम यहीं पे इसको कर लेते हैं। कौन से मसल्स को आप इसके अंदर कट करते हो, यहाँ पे कौन से मसल्स आते हैं भाई, इंटरकोस्टल मसल्स और साथ पैराइटल प्लूरा के मसल, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब के ऊपर आप उसे कट करते हो। वेरी गुड, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। इंफीरियर मसल्स को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है, उसको हमने, ये देखो इन्होंने डिटेल में लिखा भी हुआ है, न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है, हमने उसको बचाना होता है, ठीक है। तो ये सुपीरियर लेवल के ऊपर, सॉरी इंफीरियर, सुपीरियर लेवल के ऊपर करेंगे, इंफीरियर लेवल को जो है वो हम बचा के रखेंगे, यहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर बंडल आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, चेस्ट ट्यूब इसके अंदर डालनी है, ठीक है। चेस्ट ट्यूब का जो प्रोक्सिमल एंड है, चेस्ट ट्यूब अगर आपने यहाँ पे है, ये देखो चेस्ट ट्यूब है जी, इसके अंदर ना ये छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं, जैसे एनजी ट्यूब के आगे होते हैं ना, वैसे इस तरह छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये वाली जो इसकी प्रोक्सिमल साइड है ना, ये आपने इंसर्ट करनी है इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर, जितनी डिजायर्ड लेंथ की चाहिए, ठीक है। और फिर आगे उससे पोस्टीरियरली सुपीरियरली अंदर डालते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब आपने डाल दिया जितने लेवल के ऊपर, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको बबल्स आने शुरू होंगे, ये एयर आने शुरू होंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर गई है। उसके साथ फिर आपने उसको क्या कर देना है, यहाँ साइड के ऊपर ना सिल्क सूचर से जो है ना उसे क्लैम कर देना है और यहाँ पे जो है उसको प्लेस कर देना है टाइटली, ठीक है। और साथ में उसके आउटर के ऊपर आपने क्या करनी है, बैंडेज स्टिकिंग वगैरह लगा देनी है रख के, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको फर्दर रिकन्फर्म करने के लिए आपने क्या करना है जी, आपने कौन सी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इसमें यूज करोगे, मुझे तो भूल गया, कोई मुझे बता दे।
वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, जो हमें कंफर्म करेगा करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द चेस्ट ट्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमने एक चीज मिस कर दी कि हम इस चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद इस चेस्ट ट्यूब को किसके साथ अटैच करते हैं? एयर कॉलम के साथ अटैच करते हैं। जो एयर कॉलम फिर आगे चेस्ट मूवमेंट्स के साथ मूव करता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ वो मूव करता है अंडर वाटर सील के फिनोमिना के साथ, ठीक है। और साथ में फिर वर्किंग हमें किस तरह से नजर आती है कि उससे अगर कोई ब्लड या कोई फ्लूइड वगैरह है, वाटर है बिल्कुल, या कोई पस वगैरह है, तो वो नजर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल जी, वाटर इन कंटेनर शो बबल्स, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ठीक है। अगर बबलिंग कब होती है? जब अगर कोई ब्रोंकोक्यूटेनियस फिस्टुलास हो तो उसके अंदर आपको बबलिंग नजर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमें उसकी करेक्ट वर्किंग कैसे पता चलेगी कि वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ जो है वो मूव करती है? आइडियली हम क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कफ करे। तो जब पेशेंट कफ करता है तो उसके साथ जो है ना, ये जो एयर कॉलम होती है वो मूव करती है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये करेक्ट प्लेस हुई है, ठीक है। तो ये जो आपका चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन वाला फिनोमिना, ये आपको समझ आ गया? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, आपने आगे अपनी पूरी लाइफ टाइम इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरा, कौन सा था हमारा? ओपन नीमोथोरेक्स। अब ओपन नीमोथोरेक्स क्या होता है? नीमोथोरेक्स का तो आपको पता है। ओपन नीमोथोरेक्स में क्या होगा? अगर कोई स्टैब वुंड या कोई ब्लंट फायर आर्म इंजरी हो गई, या उसके अलावा कोई ऐसी इंजरी, ओपन वुंड इंजरी हुई है, उस दौरान के अंदर क्या होगा? फ्री एयर एंट्री होगी, ठीक है। एयर अंदर बाहर जा रही होगी, और वही तकरीबन फिनोमिना, लेकिन इसके अंदर यह है कि एयर बाहर से आएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? लंग कोलैप्स करेगा, और जो सिम्टम्स आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे? ओपन नीमोथोरेक्स। इसको और डिटेल से समझ लेते हैं। ये देखो, एयर टेंड्स टू फॉलो द पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंट एंड फोर्स्ड इनसाइड प्लूरल कैविटी रेदर द लंग। ये भी प्लूरल कैविटी में एयर जाएगी, लेकिन इसमें और टेंशन में सिर्फ इतना फर्क है कि इसके अंदर ट्रेकिया डेविएट नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर जो है पेशेंट्स के पास हिस्ट्री होती है थोरेसिक ट्रॉमा की, कोई आपको साथ में वुंड का मार्क मिलेगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा बाकी वही चीजें हैं जो आपको नीमोथोरेक्स की आएंगी, बिल्कुल। उसमें एयर ट्रैप होती है, लेकिन वो अंदर से होती है, लंग्स के कोलैप्स करने की वजह से, उसकी इंजरी की वजह से। लेकिन इसके अंदर बाहर से एयर आती है, वो जो है प्लूरल कैविटी के अंदर जाके एक्यूमुलेट करती है, और आपको बाकायदा वुंड नजर आता है फायर आर्म इंजरी का या ब्लंट ट्रॉमा लैसरेशन वगैरह, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ से एयर एंट्री होती है, और इसमें ट्रेकिया डाइवेट नहीं करता, जो कि आपको कंफर्म करता है आपका डायग्नोसिस कि ये ओपन नीमोथोरेक्स है, ठीक है। बाकी वही है उसमें कि जो आपके नीमोथोरेक्स वाले हैं, ठीक है, कि ब्रेथ साउंड्स उसमें आएंगी, उसमें दोनों में नहीं आएंगी। हाइपर रेजोनेंट होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो है अफेक्टेड साइड के ऊपर आपको नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये है एक सिनेरियो क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर एक पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसे किस तरह से डिफाइन करोगे? लाइकली सफरिंग फ्रॉम सकिंग चेस्ट वुंड, यू इमीडिएटली प्लेस ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग के ऊपर है बेटा। ट्रेकिया इस वजह से शिफ्ट नहीं किया क्योंकि ये टेंशन नीमोथोरेक्स नहीं है। टेंशन में क्या हो रहा था? प्रेशर डेवलप हो रहा था, उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा था। एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, आपका दम घुटना शुरू हो जाता है, आपका बुरा हाल हो जाता है। इसी तरह वहां पे कोई बाहर जाने का एग्जिट नहीं है, इस वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा डेवलप हो गए, इस वजह से ट्रेक किया, शिफ्ट किया उसके अंदर। यहाँ पे एंट्री एग्जिट बिल्कुल दोनों है इसमें। अलीना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एंट्री एग्जिट दोनों है, लेकिन ये मसला है कि एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में जा रही है, लंग्स में नहीं जा रही, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है कि जो यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है कि अगर मैं इसकी क्लोज ड्रेसिंग कर दूंगी, क्लोज बैंडेज कर दूंगी, और एयर को बाहर नहीं आने दूंगी, जो एयर अंदर थी वो अंदर ही रहेगी, तो क्या मैं ओपन नीमोथोरेक्स को किसी और नीमोथोरेक्स में शिफ्ट
कर रही हूँ। वेरी गुड, शाबाश। किसी और नीमोथोरेक्स में शिफ्ट कर रही हूँ। कौन सा नीमोथोरेक्स होगा? वो बन जाएगा कौन सा नीमोथोरेक्स? टेंशन नीमोथोरेक्स। वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत अटेंटिव हो, आज दिल खुश कर दिया। अब इस टेंशन नीमोथोरेक्स को बचाने के लिए हमने क्या करना है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? 3 साइड ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, लाइट बैंडेज करेंगे, 3 साइड ड्रेसिंग करेंगे और साथ ही साथ चेस्ट ट्यूब डालेंगे, ठीक है। आयशा, इस सिनेरियो में सिर्फ ये लिखा है कि अगर हमने टाइट ड्रेसिंग बैंडेज कर दी ओपन नीमोथोरेक्स पे तो इट कैन चेंज टू टेंशन नीमोथोरेक्स, बस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी चले जल्दी से बेसिक मैनेजमेंट से स्टार्ट करके अपनी असली मैनेजमेंट पे जाते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। प्राइमरी सर्वे के अंदर ब्रीदिंग वाले पार्ट को उसमें देखना है, ठीक है। उसके अंदर हमें वो सारी चीजें मिलेंगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखो 3 साइड ड्रेसिंग करनी है, वो इस तरह से होती है। ये देखो, ये वाली साइड हमने क्या रखी है? फ्री रखी है। क्यों रखी है? ये देखो, applying occlusive dressing taped on 3 sides to achieve flutter valve mechanism to prevent further respiratory compromise, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्रेसिंग सक्स इन एंड प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम एंटरिंग द thoracic cavity. During expiration, increased intrathoracic pressure push air outside through the open side of the dressing, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? वेल्व लाइक मैकेनिज्म, ठीक है। इस मैकेनिज्म से क्या होगा? ये टेंशन नीमोथोरेक्स में कन्वर्ट करने से बच जाएगा और जो उसका ये प्रेशर था ये रिलीज हो जाएगा। एक्सपायरेशन के दौरान इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, वो जो एयर है उसको बाहर निकालेगा आउटसाइड, ये जो ओपन साइड है वहां से, ठीक हो गया। समझ आ गई है ये बात? बिल्कुल आमिर, आपने सही कहा एक्सपायरेशन के लिए। तो ये मैकेनिज्म और ये वाल्व लाइक मैकेनिज्म भी समझ आ गया। इसके साथ हमने और क्या करना है? यहाँ पे चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन करनी है बाकी, ठीक है। ये 3 साइड से बंद करने और एक साइड से ओपन करने की क्या लॉजिक है अभी तो बताइए। एक्सपायरेशन के लिए इंट्राथोरेसिक प्रेशर, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर को रिलीज करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई है? दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं जी। ये देखो, इसके अंदर लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेन कर दे। फ्लटर वाल्व मैकेनिज्म क्या होगा? कोई फ्लटर वाल्व मैकेनिज्म का मतलब जानता है? उसके अंदर वाल्व, चलो फ्लटर को भी छोड़ो, वाल्व मैकेनिज्म क्या होगा? वेल्स किस तरह से काम करते हैं? एक जगह से उनके अंदर क्या करता है? ब्लड आता है, ठीक है। वेरी गुड, दूसरी जगह से वो निकालते हैं। अब फ्लटर वाल्व में क्या होता है? एयर को एस्केप करने के लिए पॉजिटिव प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। वो एयर आउट एक्सपायर करती है एक्सपायरेशन के फिनोमिना के थ्रू, ठीक है। वो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, वो वेल्व हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। और उस वेल्व को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक साइड जो है उसकी ओपन रखी है और बाकी 3 साइड्स के ऊपर प्रेशर बैंडेज किया है। यहाँ पे जो है वो ऊपर बैंडेज रख के ड्रेसिंग किया है, ठीक है। बिल्कुल मरियम, आप सही कह रही हैं कि एक्सपायरेशन में इंटरनल एयर बाहर आ जाएगी फ्रॉम ओपन ड्रेसिंग, ठीक है। एंड इट विल प्रिवेंट टू कन्वर्ट दिस इनटू टेंशन नीमोथोरेक्स। अब समझ आ गई आईफोन आपको? बेटा जो है स्किन के ऊपर किया है, लेकिन ये है हमने इसके ऊपर भी तो 7 किया ना। यहाँ पे हमने उसको प्रेशर दिया हुआ है बेसिकली 7, ठीक है। इस फेस के ऊपर हमने उसे प्रेशर नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ से अब कहीं से भी बाहर से एयर अंदर नहीं जा सकती, यहाँ से भी एयर अंदर नहीं जा सकती, यहाँ से भी एयर अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ यहाँ से एयर अंदर जा सकती है थोड़ी सी, और यहीं से एयर बाहर निकलेगी, ठीक है। ये मैकेनिज्म है। मुझे पता उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनको लग रहा है कि यहाँ पे हमने ड्रेसिंग नहीं की तो यहाँ से कैसे? बेटा एयर तो कहीं से भी घुस सकती है ना यार। अब आपके कमरे का दरवाजा बंद है, इसका मतलब आपके कमरे में एयर नहीं जा रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
ठीक है, चलें, समझ आ गई? अब चलें आगे। उसके साथ आपने क्या करना है, इंट्यूबेशन करनी है। ठीक है प्यारे बच्चे, एक होल है लेकिन 4 साइड से एयर जाएगी तो वो एयर ज्यादा होगी, एक साइड से एयर जाएगी तो वो कम होगी। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। ओके, चलें, अब उसके बाद क्या है जी कि आपने साथ चेस्ट ट्यूब डालनी है। ठीक है, और साथ में जो वूंड है उसे भी बंद करना है, ट्रोमेटिक वूंड को। ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन के साथ। ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन नीमोथोरेक्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, मैसिव हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स आप लोगों ने मुझे बताया था कि जब ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है लंग्स के अंदर, उसे हम कहते हैं हीमोथोरेक्स। और वो हीमोथोरेक्स क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास, ब्रेथ साउंड्स नहीं आएंगी, डल परकशन साउंड्स आएंगी उसके ऊपर, और उसके अलावा क्या होगा, हैवीनेस फील होगी चेस्ट के अंदर, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर ब्लड भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। ठीक है, अब मैसिव क्यों कहेंगे इसको, कोई मुझे बताएगा, मैसिव हीमोथोरेक्स कब उसको कहेंगे, जब उसके अंदर एक्सीड कर जाती है अमाउंट ऑफ ब्लड अबव 1500 ml। ठीक है, एक तो इसकी ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर 2 to 3 आवर्स के अंदर कंसेप्टिव, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंसेप्टिव 3 to 4 आवर्स के अंदर 200 ml से ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो फिर भी हम इसे कहते हैं मैसिव हीमोथोरेक्स। और उसके अंदर हमने क्या करनी है, दोनों कंडीशंस में हमने क्या करना है, थोरेकोटमी करनी होती है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, इंडिकेशंस ऑफ थोरेकोटमी। ठीक है जी, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद आपको इसकी टियोलॉजी का पता चल गया है, आसान सी है कि जब ब्लड या वाटर एक्यूमुलेट होगा और उसके बाद उसकी क्या क्या साउंड्स आएंगी, क्या क्या चीजें आएंगी। क्लिनिकल फीचर्स और थोड़े से देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, हैवीनेस हो जाएगी चेस्ट, ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन, चेस्ट मूवमेंट्स डिक्रीज करेंगी, परकशन नोट डल होगी, ऑस्कल्टेशन के ऊपर ब्रेथ साउंड्स नहीं आएंगी, और एट टाइम्स क्या हो सकता है, ब्लड शिफ्ट भी कर सकता है मेडिएशनल स्ट्रक्चर्स की तरफ एक्सीड, क्योंकि प्रेशर हो रहा है ना, जिस तरह आपने टेंशन में पढ़ा था इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ब्लड शिफ्ट कर सकता है मेडिएशनल स्ट्रक्चर्स ऑपोजिट साइड के ऊपर प्रेशर की वजह से। ठीक है, एयर का प्रेशर कम है लेकिन यहाँ फ्लूइड आ जाता है, तो वो भी जाहिर है वही मैकेनिज्म के थ्रू, प्रेशर के थ्रू क्या करेगा, उसको डेविएट करेगा ऑपोजिट साइड के ऊपर, प्रेशर पुश करेगा उसको दूसरी तरफ। ठीक है बॉयज, आपको समझ आ रही है, आईफोन गैलेक्सी प्यारे भाई आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब उसके बाद हमने इसके अंदर भी क्या करना है, वही रसूमात देखनी है इसके अंदर। बी पार्ट ऑफ द प्राइमरी सर्वे को हमने फोकस करना है। ठीक है, अच्छा हमारे इतने प्यारे आईफोन भाई है ना कि रोज हम इन्हें कहते हैं अपना नाम चेंज कर लें, लेकिन ये भी अपनी बात पर डटे हुए हैं, अपना नाम नहीं चेंज करते हैं। चले देखते हैं कब तक करते हैं, हम हारते हैं या आप हारते हैं, कोई नहीं, हम करते रहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी है। चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करके हम ब्लड को इवैक्यूएट कर सकते हैं। फिर साथ में वॉल्यूम रिप्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ द कोलॉइड्स एंड ब्लड। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ऑटो ट्रांसफ्यूजन इज कंसिडर्ड, अगर कोई फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल है। और फिर एंड पे हम क्या कर सकते हैं, थोरेकोटमी भी। अच्छा, अगर आपके पास ट्रेन्ड सर्जन नहीं है थोरेसिक, तो प्लीज डोंट गो फॉर थोरेकोटमी। ये इंडिकेशंस होती हैं। अगर ये दो इंडिकेशंस हैं और साथ आपके पास सर्जन है थोरेसिक, गुड एक्सपीरियंस, तो फिर अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ये पेशेंट का डेंजर और बढ़ा सकता है। ठीक है, नो डाउट कि इन दोनों कंडीशंस में इट्स नेसेसरी, लेकिन अगर आपके पास ट्रेन थोरेसिक सर्जन नहीं है तो फिर आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, चेस्ट इंट्यूबेशन से और साथ में जो है ना वो फ्लूइड्स कोलॉइड्स वगैरह से ही काम चला सकते हो। ठीक है, अच्छा ऑटो ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब होता है, मैंने शुरू में आपको एक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था,
ग्राफ्टिंग के मैकेनिज्म में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, ऑटोग्राफ्ट्स वगैरह का, ठीक है? उसमें क्या हो रहा था? ऑटो का क्या मतलब हो रहा था? कोई मुझे बताएगा उसके अंदर? चलो उसके अंदर बताओ। ब्लड की ऑटो ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है? वेरी गुड, सेल्फ। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब होगा? सेल्फ, एक अपना ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करना। ये जो ब्लड हम निकाल रहे थे उसके लंग से, लेकिन जो ब्लड उसके लंग से निकाल रहे हैं, जो लॉस हो रहा है उसी ब्लड को उसी की बॉडी के दूसरे हिस्से से निकाल के इंसर्ट करना, दैट विल बी नोन एज ऑटो ट्रांसफ्यूजन। ठीक है? ऑटो ट्रांसफ्यूजन क्या होगा? when a person receives their own blood for transfusion instead of the donor's blood। ठीक है? ये हमारे पास क्या है जी? ऑटो ट्रांसफ्यूजन। ठीक है? अच्छा, थोरेकोटमी के बाद जो 2 लाइंस हैं वो थोरेकोटमी की इंडिकेशंस हैं कि कब कब थोरेकोटमी इज इंडिकेटेड। अगर तो 1500 ml से ज्यादा ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट कर गया है, और उसके बाद जब हमने चेस्ट ट्यूब डाली है तो उसके अंदर भी 1500 से ज्यादा जो है वो ब्लड आ गया है, और उसके अलावा हर 3 से 4 घंटे कंसेक्टिव हो गए हैं और हर 1 घंटे में 200 ml ब्लड आ रहा है, तो फिर इस दौरान में इंडिकेशन है कि हम थोरेकोटमी करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब उसकी, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। ठीक है जी? अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी कि आपका क्या है? फ्लायल चेस्ट। आप लोगों को ऑलरेडी पता है फ्लायल चेस्ट क्या होती है। मैं इसे जल्दी से गो थ्रू करवा देती हूँ कि जब मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर होती है एट मोर देन वन साइड, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लायल चेस्ट। ठीक है? अब इसमें मूवमेंट कैसी होती है फ्लायल चेस्ट में? अगर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है? ऑपोजिट मूवमेंट होगी। पहले भी मैंने आपको बताई थी ये मूवमेंट कि अगर एक इंस्पायरेशन के दौरान और एक्सपायरेशन के दौरान ऑपोजिट मूवमेंट होगी टू द नॉर्मल चेस्ट वॉल मैकेनिज्म। ठीक है? उससे क्या होगा? और साथ में आपको एक ऐसी खड़-खड़ की आवाज आएगी। ठीक है? जब ये साथ में स्ट्राइक करेंगी तो आपको एक उभार सा चेस्ट के ऊपर नजर आएगा। मैंने तब भी कहा था, आज मुझे याद कराइएगा, मैं आपको एक एनिमेशन या वीडियो भेजूंगी साथ। आपको एक उभार सा नजर आएगा, वो भी आपको वाज़ेह तौर पे फील होता है, जो आपको फ्लायल चेस्ट इंडिकेट करवाता है। वेरी गुड। और ये जो ऑपोजिट मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं पैराडॉक्सियल मूवमेंट। ठीक है? और साथ में फिर आपका किस तरह से कंफर्म होता है? एक्सरे के ऊपर कंफर्म होता है मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स। ठीक है जी? फ्लायल चेस्ट का थोड़ा सा समझ आ गया? रिपीट या डिफाइन करने की और जरूरत तो नहीं है? अगर है तो बताएं, नहीं तो हम जल्दी से इसको आगे लेकर जाएं। ठीक है? अच्छा, ऑपोजिट चेस्ट मूवमेंट्स होंगी एज कंपेयर टू द नॉर्मल मूवमेंट्स। ठीक है जी? और साथ में आपको एक्सरे के ऊपर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स नजर आएंगे, और उसके अलावा जो चेस्ट है वो एक्सपेंड और वापस इंस्पायर प्रॉपरली नहीं कर सकती ड्यू टू दी इंजरीज। ठीक है? और इसके अलावा एयर भी प्रॉपरली उसके अंदर इंजोर नहीं कर पाती। ब्लंट ट्रॉमा के बाद पेशेंट को हैवीनेस फील होती है, पेन फील होती है। ये देखो, ठीक है? गन वुंड इंजरीज के अंदर, मिसाइल, इन सब के अंदर भी जो है वो चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है। फ्लायल चेस्ट, ये देखो, इसके अंदर स्टोव इन चेस्ट, इस तरह से मैकेनिज्म उसके अंदर होता है। ठीक है? अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसको आगे क्या लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर्स में। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, ठीक है, पैराडॉक्सियल मूवमेंट, डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स। लो जी, ये सब तो हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है? अब इसकी मैनेजमेंट में किस तरह से करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी कंट्यूजन है उसके अंदर। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह को, इस सब को हम देखेंगे। एनाल्जेसिक्स वगैरह देंगे उसको पेन रिलीव करने के लिए। ठीक है? और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कितने रिब फ्रैक्चर्स हैं उसके। ठीक है? फिर उसके बाद आगे हम उसे नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स और आगे इस तरह अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट हमारे पास क्या होगा? हाँ, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ था, वैसे चलो फिर से पढ़ लेते हैं। कार्डिक टेम्पोनेट में क्या होता है? अब यहाँ पे जो हार्ट का लेवल है उस लेवल के ऊपर मसला होगा। क्या मसला हो सकता है, कोई बताएगा? पेरिकार्डियम क्या है? मसल है, आउटर कवरिंग है,
हार्ट की, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर इंजरी होगी या ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, जिस तरह से प्लूरल कैविटी में एयर कलेक्ट हुई थी, इसी तरह अगर पेरिकार्डियम में ब्लड ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, तो सोचो क्या होगा। उसने तो बेचारे लंग को मसला किया था, ये हार्ट को मसला करेगा। उसने उसको तबाह किया था, ये इसको तबाह करेगा। ऐसे ही है। अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, हार्ट को तबाह कर दिया। उसका क्या मतलब है कि जो उसका कार्डियक आउटपुट का मैकेनिज्म था, इनपुट आउटपुट का, वो उसने खराब कर दिया। वेरी गुड। उसकी फिलिंग जो है इम्पेयर हो जाएगी। बिल्कुल, कार्डियक आउटपुट जो है, प्री लोड आफ्टर लोड कम होगा, प्री लोड कम होगा तो अल्टीमेटली आफ्टर लोड कम होगा, बैक प्रेशर होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा, ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, मैकेनिज्म पूरा खराब हो सकता है। और इससे भी क्या हो सकता है आगे, सीरियस, इट्स ऑल्सो एन इमरजेंसी। जिस तरह हमने टेंशन निमोथोरेक्स को कहा, उसी तरह ही इसको, इसके अंदर भी क्या होगा, बैक फ्लो प्रेशर की वजह से नेक वेन्स क्या कर जाएंगी, इनगॉर्ज्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और टेंशन निमोथोरेक्स का अगर सिनेरियो आता है, तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि इसमें भी जो है वो वापस रिवर्स, सॉरी, ट्रेकिया डेविएट नहीं करता। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ब्रेथ साउंड्स, हार्ट साउंड जो है वो ऑडिबल होंगी, उसमें ऑडिबल नहीं होंगी। ठीक है। ये कुछ जो है इसके फीचर्स एंड डिफरेंशिएटिंग, और जो सिमिलर है वो ये है कि नेक वेन्स इनगॉज्ड होंगी, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन वगैरह होगी। ठीक है। अब इसके साथ एक और है जी, बिल्कुल बिल्कुल हार्ट शैडो इनलार्ज होगा। अच्छा, अब उसके बाद ये है बेक्स्ट्राएड। बेक्स्ट्राएड का क्या मतलब है कि वीनस प्रेशर इंक्रीज करेगा और आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज करेगा, और साथ में आपको मफल्ड हार्ट साउंड्स मिलेंगी। तो ये आपके पास तीनों चीजें क्या बनाती हैं, बेक्स्ट्राएड। तो ये आपको देखने को मिलेगा कार्डियक टेम्पोरेट में। ठीक है। फिर उसके बाद जो इनगॉज्ड वेन्स के अंदर वीनस प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से आपको एक पैराडॉक्सियल राइज मिलेगा, जो आपकी बड़ी वाली वेन है, सबसे जुगुलर वेन। ठीक है। इंस्पिरेशन के ऊपर खास तौर पे, तो वो साइन होता है कुछ स्मॉल साइन, वो भी आपको इसमें नजर आता है। ठीक है। अच्छा बेटा, टेंशन से आप इस तरह से देखोगे कि उसके अंदर आपको जो है रेजोनेंट साउंड नजर आती है, और ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट होती हैं परकशन के ऊपर और ऑस्कल्टेशन पे। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, नॉर्मल ब्रीथिंग होती है। उसके अंदर ट्रेकिया शिफ्ट करता है, इसमें ट्रेकिया शिफ्ट नहीं करता। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक बच्चा कह रहा है कि मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट बता दे फ्लैल चेस्ट की। उसका यही है कि फ्लैल चेस्ट के अंदर के डिपेंड करता है सिवेरिटी के ऊपर, डिपेंड करता है लंग कंट्यूजन के ऊपर, साथ कि अगर उसके साथ जो फ्रैक्चर था रिब्स का, उसके साथ लंग कंट्यूजन भी हुई है, नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, टेंशन ओपन, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको मैनेज करते हैं, उस स्वेरिटी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करते हैं। अगर हम सिर्फ उसको मैनेज करें कि मतलब सिर्फ अगर उसकी ऊपर वाली सिर्फ रिब्स फ्रैक्चर हुई हैं, तो वो बच सकता है और वो वापस वापस जो है खुद भी रिपेयर हो जाती हैं। उसके लिए कोई सर्जरी इलेक्टिव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसके नीचे कोई नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स वगैरह का मैकेनिज्म है, तो फिर हम उसके साथ जो है वो चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेट भी करते हैं, ताकि जो है वो नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स वगैरह भी रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि वो जो ऊपर रिब्स फ्रैक्चर होती है, उन्होंने नीचे प्रेशर देके अगर लंग्स को भी कोलैप्स किया होता है, तो सबसे पहले हाथ तो हमने लंग्स को देखना है, उससे रिजॉल्व करना है। ठीक है। और अगर ज्यादा मल्टीपल इंजरीज हैं, तो ये भी हो सकता है दोनों तरफ से अगर टूट गई हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो नीचे लंग्स के ऊपर गिर के उसको जो है वो और ज्यादा परेशान करे, दैट वुड ऑल्सो लीड। तो ये सारी डिपेंड करती है लंग कंट्यूजन की हिस्ट्री, और उसके सारी इवैल्यूएशन के ऊपर मैनेजमेंट डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा है जी सिलेक्टिव इंट्यूबेशन क्या होती है, सिलेक्टिव का क्या मतलब है, कोई पहले मुझे ये बताएं खुद ही से। अच्छा, कोशिश किया करो, पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आंसर को हाफ खुद देना उससे भी अच्छी बात है। सिलेक्टिव इंट्यूबेशन का ये मतलब है कि जब सिलेक्टिव ब्रोंकियल इंट्यूबेशन मतलब ये है कि इस प्रोसीजर के अंदर हम सिर्फ उतने ही डायमीटर की हम डालते हैं इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब जितनी हमने नॉर्मल लेनी होती है। लेकिन ये है कि हम उसके अंदर
फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर नहीं बनी हुई, चले यहाँ पे एक वैसे इंट्यूबेशन बनी हुई थी। इसका ये मतलब है कि हम अगर सिलेक्टिव ब्रोंकियल इंट्यूबेशन करें एक साइड की, जो मेन ब्रोंकस है जहां पे जो है प्रॉब्लम आ रही है उसकी रिस्पिरेशन की, उससे कहते हैं सिलेक्टिव इंट्यूबेशन। ठीक है, यहाँ पे एक इंट्यूबेशन बनी हुई थी, ये देखो ये वाली इंट्यूबेशन। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या किया, ट्रेकिया के अंदर डाला। ठीक है, लेकिन अगर हम सिलेक्टिवली उस ब्रोंकस के अंदर डालेंगे जो डिफॉल्ट है, जहां पे इंजरी है या जहां पे एयर नहीं रिस्पायर कर पा रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिव ब्रोंकियल इंट्यूबेशन। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जल्दी से नेक्स्ट फ्लायर चेस्ट भी हो गया था, कार्डियक टेम्पोनेट भी हो गया था, अब जल्दी से पूरा चैप्टर भी फिनिश करना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने मैनेजमेंट में क्या करना था, इसके सी सर्कुलेशन पार्ट को देखना है। प्राइमरी सर्वे रिसेसिटेशन के बाद कार्डिक टेम्पोनेट आपको किस में नजर आएगा, आपको अल्ट्रासाउंड फास्ट स्कैन के अंदर थोरेसिक ट्रॉमा के पेशेंट्स के अंदर नजर आएगा, सोनोग्राफी में पेरिकार्डियल एक्टिविटी और साथ में आपको हार्ट नजर आएगा उसके अंदर। ये देखो इस तरह से यहाँ पे अगर कोई एक्सरे बना हुआ है कार्डिक टेम्पोनेट का, तो नहीं बना हुआ, चलो ठीक है। ये देखो थोरेकोटॉमी के प्रोसीजर्स बने हुए हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं आज उसको ना पीडीएफ भेज दूंगी, लेकिन ये पीडीएफ बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मैं चोरी छुप के भेज रही हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा मुश्किल है और डिटेल्ड भी है इसलिए। ठीक है, तो ये पीडीएफ भेज रही हूँ, उसमें आप थोरेकोटॉमी के प्रोसीजर्स देख लीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा फास्ट स्कैन एब्डोमेन के साथ बेटा डायफ्राम और उसको भी शो करता है, कोई पेरिकार्डियल कैविटी को भी शो करता है। ठीक है, बेसिकली वो फ्लूइड को शो कर रहा होता है। आप याद करो, आपको मैंने दिखाया था कि उसके अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं जो वो दिखाते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड भी उसके अंदर नजर आ रहा होता है। तो अगर कोई पेरिकार्डियल फ्लूइड आएगा तो वो हमें डायग्नोज कर सकता है कार्डिक टेम्पोनेट को। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, स्पेसिफिकली एब्डोमेन के लिए होता है, लेकिन साथ हमें उसमें फ्लूइड देखना होता है, वो हम पेरिकार्डियल फ्लूइड भी उसके अंदर देखते हैं। आप आज फिर उसके पॉइंट्स को पढ़िएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर उसके अंदर फ्लूइड या ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहां पे हम चेस्ट ट्यूब से निकाल रहे थे, नीडल एस्पिरेशन से निकाल रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर ईसीजी गाइडेंस हम नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस परफॉर्म करते हैं, जिससे हम जो है उसको एस्पायर कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड को, और फिर उसके अलावा ओपन पेरिकार्डियोटमी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब उसके बाद हमारे पास क्या है जी, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 5 मिनट और सुन लें फिर हम छुट्टी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब वो कौन कौन सी होती हैं, पीछे जितनी भी मैंने आपको लीथल इंजरीज बताई, जितनी भी मैंने आपको इंजरीज बताई, वो इंजरीज को अगर उसके दौरान जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हैं, तो वो क्या बनेंगी हमारे पास, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस अरेस्ट वगैरह होंगे वो हमारे पास पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसमें हमारे पास एक आता है थोरेसिक एओर्टिक डिसरप्शन, आधे आज कर लें आधे कल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन में क्या होता है, ट्रोमैटिक एओर्टिक रप्चर होती है। ठीक है, वो भी कोई आरटीए, कोई ट्रोमैटिक एक्सीडेंट्स के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा जो है वो रप्चर करता है, वो टीयर कर जाता है। ठीक है, near the left subclavian artery branches off from the aorta distal to the ligamentum arteriosum। मतलब कहने का ये कि यहाँ पे जो मेजर aorta की आर्टरीज और ब्रांचेस हैं वो रप्चर करेंगी, डिस्टरप्ट करेंगी, तो दैट विल लीड टू दी सीरियस पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। ठीक है, अब इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, वही कि अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो है एसिमेट्री होगी ब्लड प्रेशर की, पल्स प्रेशर ज्यादा होगा, वाइड एंड चेस्ट वॉल कंट्यूजन हमें नजर आएगी, इरेक्ट चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो उसमें हमें वाइडेंड मेजिस्टिनम नजर आएगी। ठीक है, और उसके अलावा डायग्नोसिस हम किस तरह से आगे कंफर्म करते हैं, सीटी आर्टीरियल फेज ऑफ मेडिस्टिनम देख के। आर्टीरियल
कार्डियल फेज सीटी का मैंने आपको कल बताया था, आपको याद है ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसको मैनेज किस तरह से करना है जी, कि हमने सिस्टोलिक प्रेशर को अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में मेंटेन करना है और इसको लेस देन 100 mmHg पे मेंटेन करना है। साथ में अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इंट्रायोटिक स्टंट्स भी डाल सकते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, जो टीयर हुआ है वहां पे उसको रिपेयर करने के लिए बाय डायरेक्ट रिपेयर या एक्सटीएन और ग्राफ्टिंग, ये प्रोसीजर्स। इतनी डिटेल में इसके अंदर आपने नहीं जाना, क्योंकि ये फिर आगे प्रोसीजर्स की आगे पूरी हिस्ट्री है, किस किस तरह से करोगे। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि हम इसमें कौन सा ग्राफ्ट यूज करते हैं, डेक्रोन ग्राफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी हमारे पास ट्रेन्ड वैस्कुलर सर्जन होने जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी ट्रेक्योब्रोंकियल इंजरी। ट्रेक्योब्रोंकियल इंजरी में क्या है कि ट्रेकिया और ब्रोंकस के लेवल के ऊपर अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई फिस्टुला बन जाए या कोई वाल्व बन जाए या फिर कहीं पे कोई डैमेज रप्चर टीयर हो जाए, तो वो आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है। या जो है स्वेयर सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा बन जाए, जिसकी वजह से क्या होती है, रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। ये जो पीछे हमने चेस्ट ट्यूब डाली थी ना, अगर हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स करें ना चेस्ट ट्यूब डालने के ऊपर भी, एक हमने सीएनएस लेवल पे की, फिर थोड़ी सी इस लेवल पे, फिर थोड़ी सी इस लेवल पे, तो उससे भी सर्जिकल एम्फीसीमा या एम्फीसीमा सबक्यूटेनियस बन जाता है। एम्फीसीमा क्या होता है, यहाँ पे पीछे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, एयर भी यहाँ पे एक्यूमुलेट करनी शुरू कर देती है। जिस तरह हमने पीछे प्रोसीजर्स पढ़े थे, उसी की वजह से क्या होगा, रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज होगी और उसकी वजह से आगे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेक्योब्रोंकियल इंजरी की वजह से क्या होगा, एयर जो है वो कहाँ जानी शुरू हो जाएगी, ट्रेकिया में जानी शुरू हो जाएगी, ब्रोंकिया से ऐसे ही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो रप्चर कर जाएगी, टीयर कर जाएगा, जो फिनोमिना था उसका एयर का, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अच्छा, अब कुछ पार्शियल इंजरीज जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती हैं विद रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। साथ में हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब इसके अंदर इंट्यूबेट करते हैं। लेकिन कुछ लेवल्स के ऊपर वही बात है कि जैसे मैंने आपको सर्जिकल एम्फीसीमा या सबक्यूटेनियस का बताया, वही बात है कि चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन करने से भी क्या होता है कि 2-3 बार, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना 2-3 बार हमने उसको जो है इंसाइज किया, एयर बाहर आई, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर बबल्स के लीकेज की वजह से लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं और री एक्सपैंड नहीं कर पाते, ठीक है। उसकी वजह से भी एम्फीसीमा डेवलप हो जाता है और रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बंदा, ठीक है जी। अब इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, अच्छे से क्लियर चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेट करेंगे, ठीक है। अगर लंग फेल कर जाता है तो री एक्सपैंड आफ्टर चेस्ट ट्यूब, फिर हम एक कोर ड्रेन डालते हैं, ठीक है। कोर ड्रेन इंसर्ट करते हैं उसे करेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। फिर साथ में ब्रोंकोस्कोपी इसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। ट्रेक्योब्रोंकियल जो है ट्री और उसकी जो क्या कहते हैं डिजीजेज है या बायोफिकेशन वगैरह, उसको करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर साथ हम ईटीटी भी डाल सकते हैं अनअफेक्टेड ब्रोंकस के लिए, उसके रिपेयर के लिए, ठीक है। ये सिर्फ आपने प्रोसीजर्स याद रखने हैं। ट्रेकियल बायोफिकेशन के लिए ब्रोंकोस्कोपी, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और चेस्ट ट्यूब। अगर चेस्ट ट्यूब फेल हो जाती है तो साथ अपने क्या डालनी है, एक कोर ड्रेन डालनी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मायोकार्डियल कंट्यूजन। मायोकार्डियल कंट्यूजन क्या होगी, जब मायोकार्डियल मसल जो पेरिकार्डियम है उसकी इंजरी होगी, ब्लंट इंजरी की वजह से वहां पे कंट्यूजन होगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, रिस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है जी। 3 करनी थी ना हमने, क्यों इस तरह से करते हो भाई, पूरे 10 बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पेपर देने के नहीं देने प्रॉफ के, नहीं देने तो बता दो, हम कर लेते हैं जितना लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें भी हम क्या करते हैं, एको और ईसीजी कराते हैं, इन दोनों इन्वेस्टिगेशन से हम इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये उसके सारे प्रोसीजर्स हैं। ट्रेक्योब्रोंकियल इंजरी इस तरह से हमें नजर आती है, मेडिएशनल वाइडिंग हमें नजर आएगी, ठीक है। साथ में ये हमने इस तरह से मैनेजमेंट करवानी है उसकी कंजर्वेटिव, साथ आइनोट्रोपिक सपोर्ट अगर ब्लड प्रेशर कम कर रहा है,
नूर मैं आपको ग्रुप में मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ, मैं बस लेक्चर फिनिश कर लूँ, ठीक है? मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है? और साथ में पेशेंट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सडन कार्डियक फेलियर हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, और अगर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो वो हमने करवानी है, ठीक है? अब आगे ये जो डायग्रामेटिक रप्चर, इसोफेजियल रप्चर, ये 2-3 प्रोसीजर्स रह गए, और पल्मोनरी कंट्यूजन सिर्फ 3 चीजें, ठीक है? साथ सुनते जाओ। ये प्रोसीजर्स हमने कर ली है, नीडल कंप्रेशन, चेस्ट इंट्यूबेशन, ये आपका SCQP है, और आज हमने आपको करा भी दिया, ठीक है? और इसके अलावा ये जो रिससिटेटिव थोरेकोटोमी है, ये सिर्फ अपने डिटेल में मैंने आपको डायग्राम ऐड की हुई है, उससे देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको इन 3 चीजों के साथ बता दूंगी। ये 3 चीजें भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट में ये जो है वो कराई ही नहीं थी ट्यूटर्स ने, लेकिन मैंने आपको फिर भी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर दी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ रीड कर दें, बल्कि कर ले रीड। अगले लेक्चर से 10 मिनट पहले मैं आपको इससे बस छोटा सा जल्दी जल्दी समराइज करा दूंगी, ठीक है? चेस्ट ट्यूब भी मैंने आप लोगों को करा दिया, नीडल डिकम्प्रेशन भी करा दिया, ठीक है? और उसके बाद यही आपका SCQ आता है। एक है आपके पास पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस भी आप लोग पढ़ लिए, मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट में, लेकिन इसमें भी ये है कि पेशेंट को सुपाइन पोस्चर में डाल के ECG मशीन के साथ जिस तरह चेस्ट ट्यूब डाली थी ना, तकरीबन उसी तरह का प्रोसीजर है। उसके अंदर भी आप इसको डालते हो, पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड, जो ब्लड होता है, उससे एस्पायरेट करने के लिए, ठीक है? इतनी सी बात है हमारी। इसके अंदर जो ज्यादा SCQ आते हैं, नहीं, ये SCQ में नहीं आता, ठीक है? SCQ में चेस्ट ट्यूब आती है, टेंशन और जो है ओपन, और जो दूसरा कार्डियक टेम्पोनेट और मैसिव हीमोथोरेक्स के जो है ना सिनेरियोज आते हैं, जिसमें से ज्यादातर टेंशन और कार्डियक टेम्पोनेट के सिनेरियोज आते हैं, जो मुश्किल थोड़े से होते हैं, ठीक है? और उससे आप डायग्नोज करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, आप लोग डायग्नोज कर सकोगे, ठीक है? चलो, ये PDF मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ इस शर्त पे कि आप लोगों ने इस PDF से ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ 10 मिनट में हम इस फाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? अगर नहीं तो PDF नहीं सेंड करूंगी, सोच लो। वैसे सौदा बुरा नहीं है, ठीक है? चले जी, भेज दूं, कर लोगे? चलो जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।